मैं सिंगर हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि एक मुस्लिम लड़की ने एक भजन गाया। जब कोई पोएट बन जाता है, शायरी कर जाता है, तो या तो उसका दिल टूट गया है या तो उसे किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि दिल टूटा या फिर मोहब्बत हुई? छोटी सी ये नाव तेरे जादू भरे पाँव, मैं का करूँ राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपके दोस्त जो है वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो लिखा हो या 500 रुपए ले ले या मैं तेरे को ट्रीट दे दूंगा, पिक्चर दिखा दूंगा, तुम लिख दे मेरे लिए। ऐसा मुझसे अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। बागों में आशिकों की बलाएं भटकती हैं, जुल्फें खुले में यूं सवारा ना कीजिए। ऑटो ट्यूनिंग ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है ये म्यूजिक का ट्रेंड। जो नहीं भी गाना जानता वो भी गा लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आज मेरे चैट शो पे जो गेस्ट आए हैं ना, उन्होंने बहुत खूबसूरत गज़लें लिखी है, बहुत सारी कव्वालियाँ गाई है, बहुत सारे सूफी गीत लिखे हैं, गाए भी हैं। और अब ना वो अपनी नई एल्बम लेके आ रहे हैं जिसमें आपको ओरिजिनल गज़लें मिलेंगी और इस एल्बम का नाम है साज ही है। तो स्वागत करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे सबसे पहले कैप्टन राशिद अली खान का, और इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं शाजी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पे। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब आपसे शुरुआत करूंगी। आपको ना आज की जनरेशन का पोएट कहा जाता है, शायर कहा जाता है, बट एक बात बताओ, आप कैप्टन भी रह चुके हो, आप आर्मी में काम कर चुके हो, आपने पोइट्री भी करी, आपने उसके अलावा गज़लें गाई, कवाली लिखी, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन कैप्टन साहब, आर्मी और म्यूज़िक दो अलग अलग राहें हैं, तो ये राहें एक राह में कैसे आ गई? दोनों ना बहुत हैंड इन हैंड वाली जाने वाली चीज़ें हैं। सो जहाँ आप बात करते हैं डिफेंस की, सिर्फ आर्मी में ही नहीं, कोई भी डिफेंस में, तो आपका सबसे इजी टूल जो होता है या सबसे इजी स्ट्रेस बस्टर मैकेनिज्म जो है वो है म्यूज़िक। मैंने पहली दफ़ा म्यूज़िक जब कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ इनकलकेट होने में वक्त लगता है, वो हुई थी। एक बहुत पुराना गाना है अब्दुल्ला फिल्म का, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल हैं और रफ़ी साहब ने गाया है कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। तो ये वो गाना था जो मैंने पहली दफ़ा रिपीट मोड पे कोई गाना सुना था। कितनी बार तकरीबन आपने सुन लिया होगा? बहुत कम बताऊं तो 100-150 दफ़ा। आपने कंटिन्यूसली 100 बार सुन लिया? कि वो उसकी कुछ लाइनें थी, उसका जो म्यूज़िक है और उसकी जो लिखावट थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर गई थी। तो वो वहाँ से गानों का सुनने का शौक़ पैदा हुआ। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे मैं एक मुशायरा कहीं देख रहा था, तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा रूबरू एक शायर को सुना। वाओ। सो माई जर्नी is very transiting from one to another, and of course I have people who have inspired me, or who probably I would say who has given me a reason to write, and these are the when they are nobody like there's somebody when you love someone then you write. It's a myth. अच्छा, मैं यही आपसे ना पूछने वाली थी, मेरा सवाल यही था कि अक्सर ना कहा जाता है कि जब कोई पोएट बन जाता है, शायरी कर जाता है, तो या तो उसका दिल टूट गया है या तो उसे किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि दिल टूटा या फिर मोहब्बत हुई? बेशक हुई। जैसे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त और बहुत बहुत उम्दा कलाकार हैं थे, मरहूम क्या नाम है, इरफान साहब। तो उन्होंने एक फिल्म में कहा था ना कि ऐसा इश्क हुआ कि घनघोर एकदम। तो वो इश्क मुझे मेरी माँ से हुआ। और मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा इश्क मैं कभी किसी से कर पाऊंगा। वो प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम जिस तबके से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, हमें एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया जाता है कि माँ को जाके बोल दे कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ से तो फिर भी एक दफ़ा कह लेते हैं, बाप से कहने में ना बहुत ये लेकिन वो बहुत फालतू सी चीज़ है। एक हवा बना रखा है हम लोगों ने अपने आप में ही, कि हम अपने वालिद से या अपने पिता से या अपने बाप से नहीं कह पाते कि यार बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पिताजी से कह लेता हूँ, मैं अपने अब्बा से कह लेता हूँ यार मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। तो पापा शर्मा नहीं जाते कि अच्छा ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे जो फादर्स की जो जनरेशन आ रही है ना, वो भी ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती है बच्चों से, वो मोहब्बत करते हैं।
हमने तो उन्हीं से सीखा है वाओ कि एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि मर्द है ना, मर्द है, रोएगा क्यों, इजहार क्यों करेगा। ये बहुत बड़ा मिथ बना रखा है, ये बहुत बड़ा मिथ। बट शाजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप जबलपुर से बिलोंग करते हो और जब आप स्टार प्लस के शो दिल है हिंदुस्तानी 2 में आए थे तो वहाँ पे ना आपने एक चीज़ बहुत ओपनली बोली। यूजुअली अक्सर लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, लेकिन अब आपने बहुत ओपनली बोली कि हमारे यहाँ लड़कियों का गाना अच्छा नहीं माना जाता, कहा जाता है कि अच्छा नहीं है, गलत है, मत गाओ, दब के रहो, छुप के रहो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने इस चीज़ को छुपाया नहीं, आपने बोला और आपने ये भी कहा कि मैं 11 साल की उम्र से संगीत में हूँ। तो जब आपके आसपास के लोगों ने एक तरीके से बांधना चाहा, लेकिन आपने उन सारे स्टीरियोटाइप्स को जब प्रॉपर तोड़ा, कितना डिफिकल्ट था उस फेज से निकलकर, और अब जब आप इतना आगे आ गए हो, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तब को क्या लगता है कि क्या था वो एक ऐसा स्टेप जो मैंने उठा लिया जो मैं आज यहाँ हूँ? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अकेले ये सब कर सकी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आई थिंक उनकी वजह से मैं ये सारे बैरियर्स देख ही नहीं पा रही थी। ये ऑब्स्टिकल्स जो थे इतने सारे, आई थिंक वो मुझे कभी दिखे ही नहीं। मुंबई आ जाने के बाद भी और आज तक जितनी चीज़ें वो एक दीवार की तरह, जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी लोग अपोज करते हैं इसको अभी भी अगर कर रहे हैं, तो जो वो झेल रहे हैं आई डोंट थिंक सो मैं कभी कर पाती। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और अगर मैंने भी कुछ जो चीज़ें देखी, एक्चुअली मैंने ये नहीं देखा कि मुझे किसी ने रोका। रोक टोक तो ऑब्वियसली मुझे मालूम ही था कि वो आएगी, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, जो चीज़ मैंने उस टाइम पे देखी वो ये थी कि लोगों को इस चीज़ का यकीन नहीं था, जो आई थिंक मेरे अंदर जिसकी वजह से एक आग लगी कि मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा, कि दे वर लाइक कि नहीं यार, नहीं मुंबई जैसे बड़े शहर में नहीं जा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ये लोग, 6 महीना बहुत ज़्यादा हो गया। और ये सारे जो थे ना, एक्चुअली मैं उन लोगों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इतना कम हमें समझा, मुझे ऐसा समझा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं उनको साबित करने की वजह से भी इतना एक जज्बा अंदर था कि नहीं, मुझे तो करना ही है, अब मुझे जाना ही है। हम आपकी एल्बम के बारे में आराम से ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन जब आप दोनों मेरे साथ मौजूद हो तो आप अगर एक गाना ना गाओ और सर आप अगर एक छोटी सी, आपको जो यंग जनरेशन का जो पोएट कहा जा रहा है ना, आपसे अगर पोएट्री नहीं सुनी जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये इंटरव्यू ना सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आपसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है। सब देखते हैं, खुल के पुकारा ना कीजिए, सब देखते हैं, खुल के पुकारा ना कीजिए, पर मैंने कब कहा है कि इशारा ना कीजिए। क्या बात। माना कि आपको थी किसी और से वफा, क्या है कसम कि इश्क दोबारा न कीजिए। और आपके लिए यह है कि बागों में आशिकों की बलाएं भटकती हैं, बागों में आशिकों की बलाएं भटकती हैं, जुल्फें खुले में यूं सवारा न कीजिए। मुझे लगता है कि ये सुन के ना बहुत सारे ऐसे दिल टूटे आशिक होंगे या वन साइडेड लवर्स होंगे, ये सच में जो मोहब्बत प्रॉपर कपल है वो एकदम, मोहब्बत एक तरफा ही होती है। ओह ये तो फिर आपने वो ऐदल मुश्किल का डायलॉग कह दिया। नहीं, वो हकीकत है, मोहब्बत की ताकत। बट शाजी देखो, अब इन्होंने तो इतनी अच्छी पोएट्री सुना दी, मतलब हमें खुश कर दिया, फैंस एकदम दीवाने हो गए। अब आप भी खूबसूरत सा कुछ सुना दीजिए। मैं अपनी ही एल्बम का एक हाँ बिल्कुल प्लीज। मेरी सेकंड फेवरेट है तो मैं वो सुनाती हूँ। मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, जब से मैं रास्ते से आ रही हूँ वो दिमाग में चल रही है, तो मैं वही सुनाती हूँ। बस तुझे पाके आसमां हो जाऊं, बाद उसके फिर चाहे मैं धुआं धुआं हो जाऊं, बाद उसके फिर चाहे मैं धुआं धुआं हो जाऊं। थैंक यू। वाओ दैट्स सो स्वीट। मतलब मेरा मन कर रहा है इंटरव्यू सब छोड़ो, हम बैठ के प्रॉपर यहाँ पे गजलें सुनते हैं, क्योंकि एक अलग ही पूरा मूड सेट हो जाता है गजल में। राशिद, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप जैसे लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, गजल गाते हैं, तो जब ऐसे आप अपने बहुत सारे अलग अलग सेशंस में आप गए होंगे जहाँ पे आप सुनते, आप दोनों सुनते होंगे बैठ के, कवाली होगी, गजलें होंगी, बहुत जाते होंगे,
तो जब मैं ऐसे पहली बार किसी इवेंट में गई थी तो मुझे लगा कि यार शब्द इजी है, हम इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इन सबको लिखना बहुत डिफिकल्ट है। और अब आप लोगों की नई एल्बम आ रही है, साज ही है, जिसमें आप 5 नई गजल लेकर आ रहे हैं। कितना डिफिकल्ट था? एक को लिखना ही इतना डिफिकल्ट होता है, 5 लिखना चैलेंजिंग था या आपको लगा था कि हम कर लेंगे? नहीं यार, मेरे को तो आसान लगता है। वाह, बहुत क्लियर कट इन्होंने जवाब दे दिया, आसान है। क्यों? उसकी वजह देता हूँ। हाँ। लिखावट क्या है, मुझे ऐसा लगता है, ये अगेन आई एम सेइंग दिस इज ऑल माय इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। लिखना वो है जो आपके यहाँ है, वो यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाती है। वाओ, हाँ। दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ कुछ रखते हैं, यहाँ कुछ रखते हैं और यहाँ कुछ रखते हैं। सोचा कुछ, मन में कुछ आया और लिखा कुछ और गया। बिल्कुल, क्योंकि वी आर नॉट क्लियर। मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मुझे ये मालूम है कि मुझे इसको क्या नहीं बताना है। आप समझ रही? एंड दैट इज हाउ वी आर वायर्ड। तो जब आप ये तीनों को जिस दिन आपने सिंक कर लिया, मुझे नहीं लगता लिखना उतना मुश्किल है। यू आर राइट व्हाट यू आर राइटिंग। ये आपने बहुत सही बात बोली है, बिल्कुल। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने तो बता दिया कि बड़ा ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस चुटकी बजा के आराम से हो जाएगा। टफ है? टफ है क्योंकि हम लिखना नहीं जानते, इसलिए मैं बता रही हूँ टफ है। क्योंकि जैसा आपने कहा ना एक बात कि आप महफिलों में हम कई बार जाते हैं और कव्वालियाँ सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी ही कहानी है। हाँ, ये हम अगर हमारे लिए आसान होता तो ये अपनी कहानी हम खुद लिख सकते थे। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं हमेशा ये चीज़ सर को भी बोलती हूँ, और मैं मतलब जो लिखना जानता है ना वो सबसे अहम और सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है। हाँ, क्योंकि ये एक कड़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रूट है एक आर्ट को बढ़ने की। मैं सिंगर हूँ क्योंकि मुझे लफ्ज़ मिले इसलिए मैं गा पाई, इसलिए मैं सिंगर बन पाई। अच्छा राशिद, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपके दोस्त जो है वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार 500 रुपए ले ले, या मैं तेरे को ट्रीट दे दूंगा, पिक्चर दिखा दूंगा, तू लिख दे मेरे लिए? मुझसे ऐसा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाऊंगा भी। मेरा सीए है, तो मेरे सीए के ऑफिस में उसका एक लड़का काम करता है, तो मैं सीए के ऑफिस जाता रहता हूँ क्या कि भाई ये करना वो करना। तो उससे मेरी मुलाकात हुई, हाय सर कैसे हो, सलाम दुआ हो गया। तो उसने एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ बेटा बोलो क्या हो गया। कहता सर एक फेवर चाहिए। तो आज की डेट में जब कोई फेवर बोलता है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ फाइनेंशियल फेवर चाहिए। ओह अच्छा। तो मैंने बोला हाँ बोल ना। तो कहता सर परसों मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। मैं कहा अच्छा मतलब बड़ी रकम जाने वाली है। मैं कहा आगे बोल। कहता सर कुछ लिख के भेज दोगे क्या उसके लिए? वो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि आप किसी से मांग भी रहे हैं तो शब्द, हाँ। वरना आज की डेट में या तो फेवर मांगते हैं तो वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देयर इज पैसों का होता है कि आप 500 रुपए ट्रांसफर हाँ कर दे, मैं कैच ऑफ इट। हाँ। वो लड़की बहुत अच्छी, मैं कहा चल लिख के भेजता हूँ। वाओ। अच्छा आपने जो अपने सीए के जो लड़के के लिए वो क्या लिखा था? याद क्योंकि नहीं मुझे यार अच्छा आपको याद ही नहीं है? मुझे मेरी 99% गजलें शेयर नहीं याद हैं। अच्छा आपकी खुद की अपनी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? वो यहाँ नहीं पढ़ूंगा। वो यहाँ नहीं पढ़ूंगा। क्यों? वो जितने लोग देख रहे हैं भाग जाएंगे। वो बहुत मतलब वो मेरा ऑफ कोर्स मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं खुदा से लड़ूं, लेकिन उस तरीके के मोमेंट पे लिखा हुआ है वो मैं कहीं नहीं पढ़ता। सेकंड फेवरेट बता दीजिए जो आप कह सकते हैं। सेकंड फेवरेट तो बहुत सारे हैं मेरे, कोई भी एक। चलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ जो शाजी का फेवरेट है। ओह वाओ। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो शाजी के पास लेके जाता हूँ कि क्योंकि अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं। है? हाँ ये ना कहिए ये मॉडेस्ट शायर बहुत मॉडेस्ट होते हैं, और ये तो जिनमें कि सब उस मॉडेस्ट वाले कैटेगरी में सबसे ऊपर आते होंगे। क्योंकि अगर सीखने वाला ऐसी चीजें लिख सकता है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जब आप साज ही है सुनेंगे, हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग जब आप उसकी जितनी भी शायरी है, हाँ। वो आप सुनेंगे ना, तो आप सबसे पहले मैं शर्त लगा सकती हूँ आप पर्सनली कॉल करके मैसेज करके उनको बोलेंगे कि आपने कब लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा है, कैसे लिख डाला आपने इतना अच्छा, क्योंकि वो लिखी इतनी खूबसूरत है ना। हाँ। और अगर ऐसे शायर को सीखने वाला शायर कहते हैं, हाँ। तो फिर तो पता नहीं फिर किधर होंगे जो बड़े शायर होंगे। शायद से इसे ही कहा जाता है, एक हम ऐसे बहुत दोस्तों में लेम लैंग्वेज में कह जाते हैं कि मान नहीं कितना
घमंड भी कर किसी चीज का, है ना? तो वो दो शेर हैं इसमें कि हवा जब भी किसी की कहानी कहे है, तो हवा जब भी किसी की कहानी कहे है, नए मौसमों की जुबानी कहे है, आज चल तुझे जरा सा मीठा बना दूं, आज चल तुझे जरा सा मीठा बना दूं, समंदर से दरिया का पानी कहे है। थैंक यू। वाह, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे अगर हम बात करेंगे ना तो हमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ बैठ के एक शायरी करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, प्रॉपर एक अच्छे से बैठ करनी चाहिए। बट शाजी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये आपकी लाइफ में कंट्रोवर्सी थी या नहीं थी, क्योंकि आपने कृष्ण चालीसा भी गाया था, ठीक है? तो जब आपने कृष्ण चालीसा गाया तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि शाजी आप मुसलमान हो और आप एक दूसरे धर्म के लिए क्यों गा रही हो? किसी ने आप पे सवाल उठाए, उंगलियां उठाई, या ऐसा कुछ हो गया था कि आपको लगा था कि यार मैं अब घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? हमेशा मैंने ये कभी नहीं, रोक टोक नहीं देखी, मुझे हमेशा स्टेटमेंट्स मिली थी आज तक हमेशा कि तुम ये नहीं करोगी या ये नहीं कर पाओगी, फुल स्टॉप। लेकिन तब भी मेरे मम्मी पापा ने आज तक ये नहीं बोला कि अरे तुम भजन गा रही हो या कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कट टू जब मैं मुंबई आ गई और मुझे किसी से कहीं से कॉल आया कि मुझे कृष्ण चालीसा गानी है, मैंने शिव रुद्राक्षटम होता है वो भी गाई थी। तो मुंबई में जब मुझे कॉल आया कि आपको कुछ भजन गाने, तो मैंने उस टाइम पे तो नहीं पूछा, मेरा ही डिसीजन था, तो मैंने सीधे बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे बता दीजिए क्या है, मेरे लिए तो सब गाना ही है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो मुझे कोई बोले कि मुझे नात कर पढ़नी है, अब कलाम गाना है, कुछ भी रहेगा, मेरे लिए वो गाना है, मैं सिंगर हूँ। तो मुझे बोला गया, मैं गई, और जब फाइनली जब पता चला वो गाना रिलीज़ हो जाने के बाद, मैंने जिनके लिए गाया था, हम लोग कुछ वक्त बाद मिले, उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ। जब मिले तो उन्होंने कहा कि अरे आपको शायद पता नहीं, आपने हमारा एक भजन गाया है कृष्ण चालीसा, और वो इतनी फेमस हुई कि हमको री रिलीज़ करना पड़ गया, दोबारा से वो वापस से एक दूसरे वर्जन में निकालना पड़ गया, जिसमें वोकल्स आपके ही थे लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हमने, जॉनर वगैरह। हाँ जी। तो उन्होंने जब भी बताया ना, तो मेरे पेरेंट्स भी इतने खुश हुए थे उस टाइम पे। और ये मैं जब बचपन से पढ़ती आ रही हूँ कि दूसरों के धर्म कि हमारे धर्म से ज़्यादा इज्जत करनी है हमारे सामने, ये हमारे मतलब हमारे इस्लाम का एक कोर प्रिंसिपल है कि हमको ये करना ही है। और आई थिंक इस वजह से मुझे आगे भी कभी भजन गाना होगा, या मैंने कव्वालियाँ भी बनाई हैं, हम लोगों ने सारे काम किए हैं एक्चुअली। और हम कुछ भजन अभी मतलब कुछ हमारा प्लान भी है, अब हम लोग कुछ भजन भी करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने कभी वो चीज़ रखी नहीं कि ये भजन है और ये कव्वाली है, इसको अलग करना है, उसको अलग करना है। हमारे लिए म्यूज़िक हमेशा एक सा रहा है और मेरे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। मैं आपकी ना शाजी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि, और आपने इतना खूबसूरत मैसेजेस उन हेटर्स और ट्रोलर्स को दिया है ना, जो आर्ट को बांट देते हैं रिलीजन, कास्ट, धर्म, जात, इन सब चीज़ों में। शाजी, मैं अगर आप 2 लाइन कोई भी भजन की अगर आप सुना दो तो मैं मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ना सबसे पहले मेरे लाइफ का भजन जो मैंने सीखा था, और मुझे हमेशा जो लिखा रहता है ना उसके पीछे की स्टोरी जानना पसंद रहता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं फिर। तो एक किस्सा था जो मुझे बताया था कि श्री राम जी जो थे वो जब एक नाव पे चढ़ने वाले थे, तो जो नाव चलाने वाला था उन्होंने, उनका जो कॉन्वर्सेशन हुआ था कुछ कि वो नहीं चढ़ा रहे थे डर के मारे, वो एक भजन मैंने सीखा था, वो मैं आपको सुनाऊंगी। कि वो ऐसा कुछ था कि छोटी सी ये नाव तेरे जादू भरे पाँव, मैं का करूँ राम, कैसे बिठाऊँ तुझे नाव में, मैं का करूँ राम, कैसे बिठाऊँ तुझे नाव में। जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करूं यही रोजगार, पालूं अपना परिवार, करूं यही रोजगार, पालूं अपना परिवार, मैं का करूं राम, कैसे बिठाऊं
तुझे नाव में। वाओ, बहुत खूबसूरती के साथ आपने भजन गाया है। और मुझे लगता है कि जो हेटर्स और ट्रोलर्स है ना, जो आपको ऐसे कमेंट करते हैं कि यार तुम एक मुसलमान होके किसी हिंदू धर्म का भजन गा रही हो, मुझे लगता है ये जो आपने गाया है ना अभी, ये उन सभी हेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक्चुअली बहुत बड़ा सबक है। और इसके साथ साथ जो मुझे फॉलो भी करते हैं, या थैंक यू सो मच, वैसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना, मैंने सबसे पहले जब मैं मुंबई पहुंची थी, मेरा ऑडिशन में सबसे पहला गाना ही था ओ पालनहारे। बट जब मैंने इसको यूट्यूब पे कुछ लोगों ने जो अपलोड किया है वो ऐसा है कि मुस्लिम गर्ल सिंगिंग भजन। मैं नहीं चाहती कि मैं सिंगर हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि एक मुस्लिम लड़की ने एक भजन गाया। मैं कभी भी गा सकती हूँ, कुछ भी गा सकती हूँ, वो मेरा पेशा है, मुझे गाना पड़ेगा। इसमें मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ कि मैं हिंदू हूँ। वाह, ये बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है। अच्छा, आपकी जो अभी नई एल्बम आ रही है उसमें आप कोई भी एक गजल आप सुना दीजिए तो मजा आ जाएगा। वो उनका काम है, वो मेरा काम बोल इनके आपने ले ली है, अब आप सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। तो फिर मेरी बेस्ट फेवरेट जो है, जो सबको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, वही वाली मैं सुनाती हूँ। अगेन आप इसके शेर सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं जो ये ऐसा कहते हैं कि अभी तो मैं नकली शायर हूँ या मैंने सीखना शुरू किया है। जब आप सुनेंगे ही तो आप समझ जाएंगे कि वो ऐसी कुछ है कि वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है, मेरे पीछे ज़माना चल रहा है, वही किस्सा पुराना चल रहा है। ओ वाओ, थैंक यू। इतने खूबसूरती से आपने ये पूरा का पूरा गजल सुनाया और मैं इंतजार कर रही हूँ फटाफट रिलीज हो और मैं उसको सुनूं, डाउनलोड करूँ सारी गजलों को। बट मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, एक दौर था बॉलीवुड में जब सारे जो सिंगर्स होते थे ना, वो मतलब जैसे आपने भी गाया ना, यहीं से उठाया फिल्म में डाल दिया, कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है, कोई मिक्सिंग नहीं करनी, कुछ नहीं डालना। लेकिन आज ना ऑटो ट्यून्स का दौर आ गया है। मतलब अगर नॉर्मली हम सुनेंगे तो शायद हम कहेंगे कि यार प्लीज इन्हें बंद कर दो, इनको हटाओ, इनका गाना बंद करो। ऑटो ट्यून्स इतना ज्यादा हो गया, आपको लगता है कि ये खराब कर, क्योंकि स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक सिंगर हो तो सिंगर के पर्सपेक्टिव क्या है कि ऑटो ट्यून्स का जो पूरा दौर आया है, क्या है ये, क्यों है ये? ऐसा ट्रेंड आ गया है कि सिंगर से ये नहीं पूछा जाता कि आप कितने सुर में हो, सिंगर से ये पूछा जाता है कि आप कितने फील में हो। अरे सुर तो हम सेट कर लेंगे, आप फील से गा दो बस। तो ये मैं एकदम, ये हर सिंगर जो रियाज़ करता है, दिन के 2-3 घंटे म्यूज़िक को देता है, वो ये चीज़ मानेगा कि सुर बहुत ज़रूरी है। हम सिंगर हैं क्यों अगर हम सुर पे नहीं हैं, अगर हम सुरीले नहीं हैं, तो फिर क्या मतलब है हमारा सिंगर होना। ऑटो ट्यूनिंग जहाँ तक है एक रिसोर्स की तरह, थोड़ा बहुत क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है तो कहीं ना कहीं एक एसेंस को, एक नए एसेंस को बनाने के लिए एक फ्लेवर थोड़ा सा होता है ना किसी चीज़ में। हम जैसे गार्निश करने के लिए कोई भी डिश को सुंदर बनाते हैं, हाँ धनिया डाल देते हैं, आ जाए, स्वाद आ जाए, बट पूरे धनिया से पूरा खाना नहीं बनाएंगे हम। तो वो जो चीज़ है ना, ऑटो ट्यूनिंग एक एसेंस अच्छा कर देती है, मेलोडी। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा गाना बनाने के लिए सिंगर की आवाज़ पे, लेकिन वो उतना ही अच्छा लगता है जैसे कि खाने में एक नमक स्वाद अनुसार ना, वो बहुत। लेकिन आजकल वो इतना ज़्यादा भर के इस्तेमाल होने लगे कि जो नहीं भी गाना जानता वो भी गा लेता है। हाँ। इनकी वजह से तो मैं, हर एक बंदा कहेगा, जो सुनने वाला है वो भी ये चीज़ कहेगा कि ऑटो ट्यूनिंग ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है ये म्यूज़िक का ट्रेंड जो है। लोग सुस्त हो गए हैं, अब रियाज करने का मन नहीं करता है क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग तो हो जाएगी ना, संभाल ही लेगी ऑटो ट्यूनिंग तो। गा लो, यहाँ से पंच कर लेना, यहाँ से ये ले लेना, यहाँ से ये गा लेंगे, बस खत्म गाना। तो इतना सुस्त हो गए ना लोग, और इतने ज़्यादा ये चीज़ कैजुअल होती जा रही है ना कि वो म्यूज़िक का एसेंस ही धीरे धीरे चला जाएगा। इसीलिए शायद हम लोगों ने ये चीज़ बहुत अपने अंदर एक रूल बना के रखी है कि हमारा जो डुओ है वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखता है कि हम लोग कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमें सुस्त बनाए। अगर सर लिख रहे हैं तो हम लोगों को जितने ज़्यादा करेक्शंस हो सकते हैं हम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं।
ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लिखावट में कोई ऑटो ट्यूनर और किसी तरह के उसकी सॉफ्टवेयर अब की तक जरूरत कोई नहीं सॉफ्टवेयर नहीं है। आया और है। इंशाल्लाह किसी की चीज़ की मैं तो दुआ करूंगी कि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे, वो इतनी ही ऑर्गेनिक रहे जितना है अभी भी। और सिंगिंग में भी सर का हमेशा ही रहता है कि अगर मैंने एक बार गाया नहीं आया, 2 बार गाया नहीं आया, 200 बार गवाएंगे, लेकिन वो जब तक सुर में सही नहीं आएगा प्लस फील के साथ, वो गवाते ही चले जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है सर के गाने में और हम लोगों का साथ काम करने में कि मैं अभी तक सुर से जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऑटो ट्यूनर की आदत नहीं हुई है और नहीं लगेगी अब बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल उम्मीद भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई आपको कभी ऐसी जिंदगी में कभी दौर ही ना आए कि आपको ऑटो ट्यून को है वो डाउनलोड करना पड़े अपने सिस्टम में। बट यार देखो, आप आए हो, आपने भजन भी सुना दिया, हाँ। आपने गजल भी बता दी। अब अगर बॉलीवुड का कोई गाना ना हो, क्योंकि हमने ऑटो ट्यून्स पे बात करी है, तो उन लोगों को जवाब देना तो बनता ही है। तो एक कोई भी जो आपका फेवरेट गाना है बॉलीवुड का, आप गा दो। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, खारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। थैंक यू। अरे वाह, मतलब विशाल जी प्लीज कास्ट कर दीजिए आप हमारी स्टार को। कोई ऑटो ट्यून्स को बिल्कुल शिफ्ट डिलीट करवा देगी ये लड़कियां सिस्टम से सबके। वेल थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को भेजूं अभी, बट आई नो आप लोगों का शेड्यूल बहुत टाइट है, आपको आगे भी जाने हैं, शोज करने हैं। जाने से पहले आप अगर अपनी जो आपकी एल्बम आ रही है उसके बारे में आप छोटा सा मैसेज अपने फैंस को देना चाहे तो आप क्या देंगे? तो ये गज़ल मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा, ये एल्बम पूरी, क्योंकि अगर आपको ये सुकून चाहिए जो कि आजकल हमारे और आपके ज़िंदगी से गायब है, आपको वो शब्द मिलेंगे जो शायद आप पलट के अपनी माशुका से कह सकें कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, या आप ये ज़रूर कहेंगे अपनी माशुका से या अपनी बीवी से कि बस तुझे पाके आसमां हो जाऊं, बाद उसके चाहे मैं धुआं धुआं हो जाऊं। तो ऐसे कुछ लफ्ज़ आपको मिलेंगे, आपको सुकून देगा और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पलट के ज़रूर कहेंगे कि हम एक दफ़ा और सुनेंगे। ये गज़ल, ये एल्बम आपको मोहब्बत करना सिखा देगी। अरे वाह, गर्लफ्रेंड बनाना नहीं सिखाएगी, मोहब्बत करना ज़रूर सिखा देगी। ये अंत की लाइन जो आपने बोली है ना कि गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड नहीं बनवा पाएगी पर मोहब्बत करना सिखा देगी। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। कंप्लीटली एग्री विद यू, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। वेल थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Pleasure is all ours and thank you for valuing our time and thank you, we value a lot of your time specifically.